मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। लोग यहाँ अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। अरे आप हमारे मित्र हैं, आप नेताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, जो मुख्यमंत्री रहा उसके साथ संबंध में आए, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध रहे और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा न कोई। नो वो तो सुन रहे हो, ऐसा रहता है, एक आंख सुनने का है, एक आंख देखने का, कान, तो वो उसमें तो सब तरफ देखते रहते हैं। नहीं तो होम मिनिस्ट्री चलाते कैसा, लोगों को ईडी में डालते कैसा। और अपनी आलोचना माननीय मंत्री जी के समक्ष रखूंगा, बिल के मसौदे पे बिंदुवार आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें रखना चाहता हूं। वो ये है माननीय वाइस चेयरमैन साहब, क्योंकि किसी भी आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं संविधान की इस किताब में कि 14 क्या कहता है, 25 क्या कहता है, 26 क्या कहता है, उसकी इबारत पढ़ने से पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट को देखना चाहिए कि उस आर्टिकल के बनने में किस तरह के विचार आए थे। संभवतः माननीय मंत्री जी अगर आर्टिकल 26 ए बी सी की पूरी प्रस्तावना को, उस डिबेट को पढ़ते तो शायद उनका काम एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी से भी चल जाता, बशर्ते इसके कि इस तरह की चीजें लाएं। आज के आपके समक्ष जब बोल रहा हूं, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन वो गौर से देख रहे होंगे, कल उनके एक वीडियो को कट करके खूब चलाया गया। सर पूरा संवाद तो देखिए, और अगर उन्हीं को चलाना है तो उनकी तो न्याय, सामाजिक सौहार्द के बारे में इसी पार्लियामेंट में बहुत सारी स्पीचेज हैं, उसको सुना जाए। मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। देश का माहौल, और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर देश का माहौल कैसा है, इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। ये महत्वपूर्ण है, चिंता इस बात की नहीं है। अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। मैं ये कहूंगा, प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ईदगाह, हमारे सारे साथियों ने पढ़ी होगी। ईदगाह में हामिद ने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा। क्या हम में से कोई बता सकता है कि दुकानदार हरेंदर था या सोहाबुद्दीन था? कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज क्या चल रहा है, हामिद खरीदेगा तो वही खरीदेगा, हरेंदर खरीदेगा तो वो हरखू के पास जाएगा। सर ये चीजें, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि कुछ चीजें एक दूसरे से ऐसे वाबस्ता होती हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं चाहता। सर इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है, और ईसाइयों को, सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें मत बदलवाइए। मैं तो बड़ा तारीफ करूंगा, खड़ा हो जाऊंगा पक्ष में, अगर इतना सेक्युलर मिजाज इस देश का कर दीजिए कि हर धर्म के संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोग हों। इस्लामिक कम्युनिटी में डालिए तो हिंदू में डालिए, सिखों में डालिए, क्रिश्चियंस में डालिए, तब न बात होगी। या सिर्फ तय कर लिया कि सारे प्रयोग या सारा संयोग मुसलमानों को लेकर के होगा, ये उचित नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अदम गोंडवी, गोंडा जिला, उत्तर प्रदेश का आभार करते हुए मैं एक 2 लाइन पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण
कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुन, कोई शक, कोई मंगोल, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी कल से दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे हैं कि इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की क्यों हो रही है। रिजू जी, मैंने आपका भाषण सुना, फिर गृह मंत्री जी का भाषण सुना। मुसलमानों की इतनी चिंता बैरिस्टर जिन्ना भी नहीं करते थे। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी इतनी चिंता मुसलमानों की नहीं की थी, वो आप कल से कर रहे हो। मुझे तो लगा कि बैरिस्टर जिन्ना का कब्र से आत्मा उठकर अपने शरीर में घुस गया। ऐसा मत करो। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन आपका भाषण ये आपके सब देखकर मुझे लगा आप हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हो। आप लोग मुसलमानों की संपत्ति के रखवाले बने हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं भाई साहब, आप मुझे कुछ मत सिखाइए, मैं बहुत पढ़ लिख कर आया हूं यहाँ, चिंता मत करिए। मैं हिंदुत्व भी पढ़ा हूं और सब कुछ पढ़ा हूं, और आप अभी नए मुल्ला बन गए हो हिंदुत्व के। आप हमें मत सिखाइए, हमारा जन्म हिंदुत्व के काम के लिए हुआ है। ना व्यापारी लोग हो, व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी। भाई साहब, तो मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो बिल लाया, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। ये बिल हमारे समाज के हित में भी देखने का मौका मिला। अब इस बिल में कहीं राम मंदिर आ रहा है, इस बिल में कहीं कुंभ मेला दिख रहा है, इस बिल में बिहार का इलेक्शन दिख रहा है, इसमें एयर इंडिया बिक गया, केरला का सिनेमा दिख रहा है। ये चीजें, ये डिविएट, डिरेल, सेंसेशनलाइज। मैंने सुरेश गोपी जी को भी कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जॉन ब्रिटास वाज वेरी स्मार्ट. Sir, what he did, he spoke his whole speech in English. But when he wanted to speak something which was unwanted, he chose Malayalam. मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप सब लोग हाथ में संविधान की पुस्तक लेके घूमते हैं, रेडी रेफरेंस के लिए पॉकेट में रखते हैं। जब देखिए जयराम रमेश जी ने बता दिया, लेकिन 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 पढ़ते हम हैं। किस तरीके से यह कानून गलत दिशा में गया था। 2013 से 2025 के बीच में मुस्लिम भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है और जमीन माफियाओं ने बहुत इसमें से मलाई खाई है और जमीन माफियाओं ने बहुत मलाई खाई है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इन मलाईखोरों से दूर रहे। हालांकि रहना मुश्किल है आदतन, लेकिन मलाईखोरों से दूर रहें और गरीब मुस्लिम का, उसकी शिक्षा का, उसके स्वास्थ्य की चिंता करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अंत में एक बात और मैं सभापति जी कहना चाहता हूं। एक नई चीज मैंने देखी है, लोग यहां अपना भाषण देते हैं, फिर अपना झोला उठाते हैं और चल देते हैं। बड़ी बड़ी सत्ता आई और गई, भूल गए कि उनके ही नेता कुछ महीने पहले ये कह रहे थे कि मोदी जी आपको यहां सरकार लाने के लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा।
वो भूल गए कि इसी चुनाव में साफ कर दिया दिल्ली की जनता ने, धूल चटा दिया है। हाँ, और कांग्रेस ने सेलिब्रेट किया। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजो आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। प्रेम गरीब मुसलमानों के प्रति इनके मन में उभर आया। आंसू निकल आए सर। वो इन्हें हम आज से जानते लेकिन ये, अरे आप हमारे मित्र हैं, आप नेताजी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, जो मुख्यमंत्री रहा उसके साथ संबंध में आया, अखिलेश से बहुत अच्छे संबंध आए और मुझसे तो बहुत ही अच्छे संबंध रहे। तो इस तरह से बोल रहे थे, बहुत अच्छे आदमी तो हैं, अच्छे आदमी हैं, किसी एक आदमी से लड़ने की वजह से यहाँ आ गए, लेकिन अच्छी बात है इसकी आलोचना करने से बड़े पद पर पहुंचे। हम जो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने घर की छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, ईद के दिन, ईद में तो आपकी तरफ देख के कहूंगा, नहीं पर मैं थोड़ा बोर्ड की तरफ भी देख लें। अरे 3-3 मिनट वालों को आपने 20-20 मिनट दे दिया, तो हमें भी 1 आध मिनट ज्यादा दे दीजिए। वैसे मैं आपके हर आदेश का पालन करूं, मैं अभी बैठ जाऊंगा। नहीं, आप इतने वरिष्ठ हैं। आपने टेलीविजन पर देखा होगा नड्डा साहब कि संबल मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा का मैं सदस्य वहां से रहा हूं। ईद के दिन जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर अधिकारी नंगी हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए घूम रहे, फोर्स के साथ। जहां शांति की बात होती है, जब ये माहौल प्रदेश में कहीं हो जाए तो आप किसी अच्छे मन से भी अगर कोई बिल लाएंगे जिसमें इन्वॉल्व माइनॉरिटी होगी, उनको भरोसा हो ही नहीं सकता आप पर। इसलिए पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार को संभालिए कि माइनॉरिटी के साथ व्यवहार ठीक करे, और उसके बाद इस तरह के बिल लाएं तो इसमें भी संशोधन। ये तो आपने सोचा ही नहीं, हमें लगता इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना कर कहा। नहीं, आपने डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी की तरफ इशारा कर कहा, एक व्यक्ति से डरकर यहां आ गए, यह आपत्तिजनक है। मित्र यहां से अभी बोलकर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बंबई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए। आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने, सत्ता चाहिए थी इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का, तब आपको विचार नहीं आया। अब आपको याद आ रहा है, और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है। आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। प्रियंका, don't get agitated. Come on. Nothing else will go on record except what Prabhu Patel said. एक्सपंज कराइए, देखिए, she has to be more loyal than the king. You see, दिखाना पड़ेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, हम हमारी जमीन समझते हैं, और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। आप लोगों के, मैंने टीवी पे कई लोगों के, अलग अलग लोगों के मैंने वक्तव्य देखे। चेयरमैन साहब यहां गए, सर संचालक के वहां हेडक्वार्टर में गए, इनको नमन किया, उनको, अरे जरूर किया, लेकिन उन्होंने भारत के संविधान के निर्माता और इस देश के करोड़ों गरीब, वंचित, दलित लोगों की आस्था के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के सामने भी नतमस्तक हुए। संजय भैया का भाषण नरोबा कुंजोरबा था, कभी नहीं तो बिल्कुल टट 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 बोलते। आज क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्या बोलूं नहीं बोलूं। देखो अभी भी एकदम हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा।
सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो ये बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलग ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। सभापति महोदय, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट कट करके, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करके अब सरकार कह रही है कि हम वक्फ की आमदनी से गरीब मुसलमानों का भला करेंगे। गुजरात की बेटी बिल्किस के बलात्कारियों की रिहाई के बाद उन्हें माला पहनाने वाली लोगों के नेता ये कह रहे हैं कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाएगा। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगातें मोदी दे रहे हैं। लेकिन यह सरकार इतना याद रखे कि इसी ठसक के साथ देश की संसद में सीए का कानून भी लाया गया था और कहा गया था बड़े बड़े भाषण देकर के कि पड़ोसी देशों से हिंदू भाइयों को ला करके यहां नागरिकता दी जाएगी। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाता हूं सर कि पिछले इतने दिनों में इनसे नागरिकता लेने के लिए 2000 व्यक्ति भी नहीं आए, जबकि इसके उलट इन्हीं की सरकार में पिछले 10 साल में 15 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बस गए। यह हुआ उस कानून का अंजाम। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादत गाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप इसको भी लेना है। इसलिए मैं बता रहा हूं, आज डिनर अरेंज किया है आफ्टर 9 PM द फर्स्ट फ्लोर एमपीज डाइनिंग हॉल में। देखिए साहब, हम इस बिल पास करने तक बैठेंगे, लेकिन सेकेंड बिल कल लेने दो, जो वो तो रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन को कल लेने दो, वो सिर्फ 2-3 घंटे का है, उसमें 3 घंटे का सब लोग हम ठीक ढंग से बात करें। अगर गड़बड़ी में सब कुछ आपको निपटाना है तो बात और है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूं, उनसे भी, नड्डा साहब जरा जनरस है तो उनको भी अपील करता हूं कि सबको ठीक ढंग से, अगर आज ठीक बहुत से लोग अच्छा डिस्कशन किए और अच्छी डिस्कशन, खास करके जो आज राज्यसभा में वक्फ बिल पे जो डिस्कशंस हुए, शायद इसके पहले किसी और बिल पे इतने संदिग्ध से नहीं हुए।
तो ये रिकॉर्ड है और बाहर भी सभी लोग कह रहे हैं कि ठीक जो राज्यसभा में पॉइंट्स मुद्दे रखे हैं सभी लीडर्स सभी पार्टी के अच्छे रखे हैं। यह है तो आप गड़बड़ी में क्यों मणिपुर का आप ला रहे हैं? कल ले लो, आप खाना आप खा लो, फिर बाकी काम। किस्मत अच्छी है कि सुनने के लिए गृह मंत्री भी यहाँ है, लेकिन गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं कि आपके नो वो तो सुन रहे हैं। ऐसा रहता है, एक आंख सुनने का है, एक आंख देखने का, कान, तो वो उसमें तो सब तरफ देखते रहते हैं। नहीं तो होम मिनिस्ट्री